6.3 स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है। पिज़्ज़ा का सिर्फ कर्व एज क्या कहलाएगा? पिज़्ज़ा का एक स्लाइस क्या कहलाएगा? और अगर मैं पूरे पिज़्ज़ा का सिर्फ एक हिस्सा लूँ, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? आज हम एक्सरसाइज 6.3 के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में मास्टरी करेंगे। आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, सेंट्रल एंगल, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। एक बार ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो एक्सरसाइज 6.3 बहुत इजी लगने लगेगी। इमेजिन करो तुम एक पिज्जा ऑर्डर करते हो। पिज्जा राउंड होता है, लेकिन जब मैथ्स वाले उस पिज्जा को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ पिज्जा नहीं दिखता। उन्हें क्या दिखता है? रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड और सरकमफ्रेंस। और अगर ये वर्ड समझ नहीं आए तो एक्सरसाइज 6.3 मुश्किल लग सकती है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है सेंटर। सर्कल के बिल्कुल बीच का जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर कहलाता है। इस डायग्राम में ओ सेंटर है। सर्कल कितना भी बड़ा या छोटा हो, सेंटर एग्जैक्टली मिडल में होता है। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन जाती है उसे हम रेडियस कहते हैं। सो ओ ए इज द रेडियस। सर्कल में इनफाइनाइट रेडियाई हो सकते हैं क्योंकि बाउंड्री पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो पिज्जा के सेंटर से एज तक का डिस्टेंस वो रेडियस कहलाता है। डायमीटर वो लाइन होती है जो सेंटर से पास होते हुए सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड तक जाती है। तो सी डी इज दी डायमीटर। डायमीटर हमेशा हमेशा सेंटर से गुजरता है, ये बात याद रखना। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या हर डायमीटर एक कॉर्ड होता है? यस, डायमीटर भी कॉर्ड है। एक्चुअली डायमीटर सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। कॉर्ड होता क्या है? कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को जॉइन करे। जैसे ई एफ इज कॉर्ड, सी डी इज कॉर्ड। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो डायमीटर ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास करती है, और नॉर्मल कॉर्ड जरूरी नहीं कि वो सेंटर से पास हो। सो एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। तो डायमीटर और कॉर्ड, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? डायमीटर। सो ऑलवेज रिमेंबर, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड विच इज पासिंग फ्रॉम दी सेंटर। अब सरकमफ्रेंस पे आते हैं। जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है हम उसे क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। मतलब अगर हम सर्कुलर पार्क के अराउंड वॉक करते हैं तो जो बाउंड्री हम कवर करेंगे वही सरकमफ्रेंस कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और ट्वाइस ऑफ रेडियस जो होता है वो हमारा होता है डायमीटर, तो विच इज इक्वल टू पाई डी। अब ध्यान से इस सर्कल को देखो। सर्कल की जो बाउंड्री है उसका कोई भी कर्व्ड पाथ आर्क कहलाता है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर क्या पॉइंट्स दिए गए हैं? ए और बी। अब ए से जो बी तक की बाउंड्री का जो कर्व पाथ है उसे हम क्या बोलेंगे? आर्क ए बी। ध्यान रहे, आर्क हमेशा कर्व्ड होता है। स्ट्रेट लाइन जो है वो कभी भी आर्क नहीं हो सकती। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब भी सर्कल पर दो पॉइंट्स ए और बी होंगे उनके बीच सिर्फ एक नहीं बल्कि दो आर्क्स बन सकते हैं। पहले है एक छोटा वाला। इस छोटे कर्व पाथ को हम क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। माइनर आर्क जो होता है उसका मेजर हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। तो इस फिगर में रेड कलर वाला आर्क ए बी क्या है? माइनर आर्क। क्योंकि इसका मेजर क्या है? अगर हम एंगल ए ओ बी लेंगे वो 180 से कम आएगा। अंडरस्टूड। और अब ए से बी तक दूसरा रास्ता कौन सा होगा? एक तो ये हमने रेड वाला देखा, तो दूसरा ये पर्पल कलर का जो है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये बड़ा वाला जो कर्व पाथ है इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। मेजर आर्क का जो मेजर है वो हमेशा 180 डिग्री से ऊपर होता है। तो पर्पल कलर इज मेजर आर्क एंड रेड कलर इज माइनर आर्क। तो याद रखिए, अगर दो पॉइंट्स ए और बी के बीच एक माइनर आर्क बनेगा और एक मेजर आर्क बनेगा, और माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा सर्कल। इसीलिए इन दोनों का मेजर हमेशा 360 डिग्री होता है। माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो आर्क से एक नया शेप बनाते हैं। ध्यान से फिगर को देखो। यहाँ सेंटर ओ से पॉइंट ए और बी तक दो रेडियाई ड्रॉ की गई हैं, और ए बी को कनेक्ट करने वाली आर्क भी दिया गया है। तो ये एक तरह से मुझे पिज्जा स्लाइस जैसा शेडेड रीजन दिख रहा है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। सेक्टर वो रीजन होता है जो दो रेडियाई और एक आर्क से एनक्लोज्ड होता है। सेक्टर का मैजिक फॉर्मूला याद रखो, सेक्टर इज इक्वल टू 2 रेडियाई प्लस 1 आर्क। बस इतना ध्यान रखो, जहां दो रेडियाई और एक आर्क मिलेगा वहां सेक्टर बनेगा। अब लेफ्ट साइड वाली फिगर देखिए, यहाँ आर्क क्या है? छोटा है, मतलब माइनर आर्क है। तो इसीलिए इस शेडेड रीजन को मैं क्या बोलूंगी? माइनर सेक्टर, क्योंकि इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 180 डिग्री से कम है।
तो पिज़्ज़ा का एक नॉर्मल स्लाइस है वो क्या बनाएगा? माइनर सेक्टर। अब राइट साइड वाली फिगर को देखो, इसमें मेजर सेक्टर जो है ये वाला ए बी जो पर्पल वाली लाइन हमें दिख रही है दैट इज़ अ मेजर आर्क। तो ये क्या बनाएगा? मेजर सेक्टर, क्योंकि ये जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो सेक्टर का नाम उसके आर्क से डिसाइड होता है। माइनर आर्क जो है वो माइनर सेक्टर बनाएगा और मेजर आर्क जो है वो मेजर सेक्टर बनाएगा। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स देखूं तो पिज़्ज़ा का जो एक स्लाइस है या केक का एक पीस है या क्लॉक में 2 हैंड्स के बीच का जो हिस्सा है, ये सब सेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। So there are always two sectors for any two radii in a circle. Minor sector whose angle is less than 180 degree and major sector whose angle is more than 180 degree. And sum of measures of minor and major sector is equal to 360 degree. Minor sector plus major sector is equal to 360 degree. Suppose minor sector का angle 60 है तो major का क्या हो गया? 300. 360 minus 60 क्या आ गया? 300. अब हम सर्कल का एक और इम्पॉर्टेंट रीजन समझेंगे, सेगमेंट। ध्यान से डेफिनेशन देखना। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉर्ड और एक आर्क मिलकर किसी एरिया को बंद कर देते हैं तो वो रीजन क्या बनता है? उस रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली फिगर को देखो, यहाँ ए और बी अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन गया? एक कॉर्ड, करेक्ट। अब ऊपर वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ए बी जो लाइन है सर्कल वाली, तो ये क्या बनाएगी? ये क्या है? माइनर आर्क, क्योंकि एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो अब ये वाली जो कॉर्ड है ए बी और ये जो माइनर आर्क है ये मिलकर ग्रीन शेडेड रीजन बना रहा है और इस ग्रीन शेडेड रीजन को क्या बोलते हैं हम? माइनर सेगमेंट। ये सर्कल का छोटा हिस्सा है इसीलिए हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। यहाँ जो सेंट्रल एंगल है वो 180 डिग्री से छोटा होता है। अब राइट साइड वाली फिगर को देखो, यहाँ पे सेम कॉर्ड है ए बी, बट हम कौन सी आर्क कंसिडर करेंगे? मेजर आर्क, जो पर्पल कलर की डॉटेड यहाँ पे दिख रही है आपको। तो कॉर्ड और मेजर आर्क मिलकर क्या बना रहे हैं? मेजर सेगमेंट। ये सर्कल का बड़ा हिस्सा है और यहाँ सेंट्रल एंगल जो है ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है। तो एक कॉर्ड से दो सेगमेंट बनते हैं, ये ग्रीन वाला माइनर, पर्पल इज मेजर सेगमेंट। ध्यान से सुनो, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट मिलकर क्या बनाएंगे? पूरा सर्कल बना देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे सर्कल का एरिया। एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, 2 रेडियाई प्लस 1 आर्क क्या बनाएंगे? सेक्टर। एक कॉर्ड और एक आर्क क्या बनाएंगे? सेगमेंट। ये ब्लू लाइन क्या है? कॉर्ड है। ग्रीन शेडेड एरिया क्या है? माइनर सेगमेंट। और पर्पल शेडेड एरिया क्या है? मेजर सेगमेंट। तो फॉर द सेम कॉर्ड माइनर सेगमेंट जो है स्मॉलर पार्ट है और मेजर सेगमेंट क्या है? लार्ज पार्ट है। माय डियर लर्नर्स, अब तक हम आर्क, सेक्टर और सेगमेंट समझ चुके हैं, लेकिन एक सवाल है, आर्क छोटा है या बड़ा? कौन डिसाइड करता है? सेक्टर का साइज कौन डिसाइड करेगा? इसका जवाब है सेंट्रल एंगल। सबसे पहले फिगर को ध्यान से देखो, ओ क्या है? सर्कल का सेंटर है और ए और बी जो है सर्कल की बाउंड्री पर है। और ओ से ए को अगर मैं ज्वाइन करूं और ओ से बी को ज्वाइन करूं तो वो क्या बन जाएंगे? रेडियस। वेरी गुड, क्योंकि दोनों सेंटर से बाउंड्री तक जा रहे हैं। अब ओ ए और ओ बी के बीच जो ओपनिंग बन रही है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? थीटा। तो ये एंगल क्या बना रहा है? ए पर बना रहा है? नहीं। ये थीटा बी पर बन रहा है? नहीं। ये कहाँ बन रहा है? ओ पे बन रहा है। और ओ क्या है? सेंटर है सर्कल का, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सेंट्रल एंगल। सेंटर पे जो दो रेडियाई के बीच में एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। तो एंगल ए ओ बी क्या है? एक सेंट्रल एंगल है। अब मैजिक देखो, ये जो आर्क ए बी है इसका साइज कौन डिसाइड करता है? ये सेंट्रल एंगल ही डिसाइड करता है। देखते हैं कैसे। सपोज जो सेंट्रल एंगल है वो 30 डिग्री का है, करेक्ट। तो आर्क भी छोटा होगा, राइट। अब एंगल अगर 90 होगा तो 30 से तो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब आर्क जो है वो पहले से बड़ा हो जाएगा। अब एंगल अगर 180 डिग्री हो गया तो आर्क क्या हो गया? सेमी सर्कल जितना हो गया। तो जितना बड़ा सेंट्रल एंगल होगा उतना बड़ा आर्क होगा। अंडरस्टूड? तो सर्कल में एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू आर्क का मेजर। मतलब अगर एंगल 60 डिग्री है तो आर्क भी 60 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री है तो आर्क भी 90 डिग्री, अगर एंगल 120 डिग्री है तो आर्क भी 120 डिग्री। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। यहाँ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। आधा सर्कल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, मतलब हाफ रेवोल्यूशन, करेक्ट। अगर सेंट्रल एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो आर्क क्या होगा? माइनर होगा। एग्जाम्पल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। और अगर सेंट्रल एंगल 180 से ज्यादा और 360 से कम होगा तो वो आर्क क्या होगा? मेजर आर्क होगा। एग्जाम्पल 220 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री।
अब नीचे वाले एग्जांपल्स देखो, 30 डिग्री मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल मतलब 30/160 विच इज इक्वल टू 1/12, और 45 डिग्री मतलब थोड़ा बड़ा, 1/8 ऑफ द सर्कल, 60 डिग्री मतलब 1/6 ऑफ द सर्कल, 90 डिग्री उससे भी बड़ा, तो कितना हो गया 1/4 मतलब क्वार्टर सर्कल। 120 डिग्री क्या हो गया 1/3 ऑफ अ सर्कल, 120/360 क्या आता है 1/3 ऑफ अ सर्कल। 180 डिग्री क्या हो गया हाफ सर्कल, और 360 डिग्री क्या हो गया 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन दैट इज फुल सर्कल। अब ध्यान से देखो, हर सर्कल में डिफरेंट सेंट्रल एंगल दिया गया है, तो हम देखते हैं कि ये पूरे सर्कल का कितना पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 360 डिग्री, हमें फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, क्योंकि फुल सर्कल जो है वो 360 डिग्री है, तो 360/360 का जो फ्रैक्शन है मतलब ये कंप्लीट सर्कल हो गया। अब 180 डिग्री मतलब फ्रैक्शन क्या होगा इसका 180/360 विच इज इक्वल टू 1/2 दैट इज हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल। 120 डिग्री कितना हो गया 1/3 ऑफ अ सर्कल। 90 डिग्री कितना रिप्रेजेंट करेगा 1/4 ऑफ अ सर्कल यानी क्वार्टर सर्कल, और 60 डिग्री कितना रिप्रेजेंट करेगा 1/6 ऑफ द सर्कल। तो एक पैटर्न अगर आप नोटिस करोगे कि हम हर बार सेंट्रल एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एंगल सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। बस इसी फॉर्मूला को याद रखना। 60 डिग्री का मतलब वो कितना पार्ट है 1/6, 90 डिग्री कितना पार्ट है 1/4 या क्वार्टर सर्कल, 180 डिग्री है सेमी सर्कल, और 360 डिग्री है कंप्लीट सर्कल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कॉन्सेप्ट 6.3 का फाउंडेशन है, क्योंकि आर्क लेंथ और जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये दोनों इसी फ्रैक्शन पर बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल आपका 90 डिग्री है तो सर्कल का 1/4 पार्ट मतलब क्वार्टर सर्कल रिप्रेजेंट हुआ, और इसीलिए आर्क लेंथ भी सर्कमफ्रेंस का जो होगा 1/4 होगा, और सेक्टर एरिया भी सर्कल के एरिया का 1/4 होगा। तो ये वाला सेक्टर एरिया है शेडेड एरिया, ये भी 1/4 होगा, और आर्क लेंथ भी आप देखोगे तो ये 1/4 होगा। करेक्ट। अब मान लो पूरे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ आपको पता है, तो क्या मैं उस बाउंड्री का 1/4 या 1/3 निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। और इसी को हम क्या बोलते हैं आर्क लेंथ बोलते हैं। यहाँ ए और बी के बीच जो पर्पल कर्व पाथ है उस कर्व पाथ की एक्चुअल लेंथ को आर्क लेंथ कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आर्क लेंथ क्या हुआ कर्व पाथ की लेंथ। आर्क लेंथ इज द डिस्टेंस अलोंग द कर्व पाथ ऑफ ए सर्कल। तो अब ध्यान से देखो, पूरे सर्कल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला आता है 2πr। अगर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है तो आर्क क्या होगा पूरा सर्कल कवर करेगा, इसीलिए आर्क की लेंथ पूरी सर्कमफ्रेंस जितनी मतलब 2πr जितनी होगी। अगर सेंट्रल एंगल 180 डिग्री होगा तो आर्क क्या है सेमी सर्कल ही कवर करेगा, इसलिए आर्क लेंथ भी सर्कमफ्रेंस का हाफ होगी मतलब हाफ ऑफ 2πr। करेक्ट। अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो आर्क कितना होगा 1/4 होगा, क्योंकि 1/4 ऑफ द सर्कल को वो कवर करेगा, तो आर्क लेंथ भी क्या होगी 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2πr। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं सेंट्रल एंगल को 360 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, यानी फ्रैक्शन ऑफ सर्कल को हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला बन जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस यहाँ पे क्या है 2πr, तो आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला हो गया थीटा जो कि सेंट्रल एंगल है डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। पूरे सर्कल की बाउंड्री 2πr क्या है सर्कमफ्रेंस। तो जितना बड़ा सेंट्रल एंगल होगा उतना बड़ा आर्क होगा, और उतनी ही ज्यादा आर्क लेंथ होगी। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा सर्कमफ्रेंस होगा, उतनी ही ज्यादा आर्क लेंथ होगी। अब सपोज मुझे पिज्जा स्लाइस का एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा मतलब मुझे निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर। याद है सेक्टर क्या है, दो रेडियाई और एक आर्क मिलकर सेक्टर बनाते हैं, जो ये शेडेड रीजन है उसको हम बोलते हैं सेक्टर, जो पिज्जा स्लाइस जैसा रीजन बनता है। अब ध्यान से सोचो, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और सेंट्रल एंगल सपोज जो है वो 360 थीटा 360 होगा, तो जो सेक्टर का जो पूरा सर्कल बन जाएगा वो तो 360/360 हो जाएगा। करेक्ट। इसीलिए जो एरिया होगा वो पूरे सर्कल के एरिया के बराबर होगा। अगर सेंट्रल एंगल 180 डिग्री होगा मतलब वो सेमी सर्कल हाफ ऑफ द सर्कल बनेगा, तो एरिया भी हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ πr² हो जाएगा। अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो 1/4 हो जाएगा वो एरिया। करेक्ट। तो आर्क लेंथ भी हमें यही किया था कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस, यहाँ भी हम वही करेंगे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिक याद रखना। θ/360 क्या है फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल, और होल सर्कल का एरिया क्या होता है πr²।
तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय होल सर्कल एरिया, दैट इज थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। जितना बड़ा सेंट्रल एंगल होगा उतना बड़ा सेक्टर होगा और उतना ही ज्यादा एरिया होगा। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा सर्कल होगा और उतना ज्यादा एरिया होगा। तो हम एक्सरसाइज 6.3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, एरिया ऑफ अ सेगमेंट। सबसे पहले फिगर देखो, यहाँ ए और बी के बीच में एक जो कॉर्ड है वो क्या है, ए बी, करेक्ट। ऊपर वाला जो ग्रीन कर्व्ड रीजन है वो क्या है, सेगमेंट। और जो ऑरेंज पार्ट है ओ ए बी वो क्या है, ट्राइंगल। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, अब सेगमेंट को हम अलग से डायरेक्टली नहीं निकालते। पहले पूरा सेक्टर ओ ए बी सोचो। अगर मैं सेक्टर के अंदर से ट्राइंगल ओ ए बी को निकाल देती हूँ, माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, सेगमेंट का एरिया, दैट इज जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो बच जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस यही कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 6.3 में हमें काम आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम मेथड देखें तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। फिर ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड करेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकलेगा, कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, कभी राइट एंगल या नॉन ट्राइंगल फॉर्मूला यूज होगा। फिर स्टेप 3 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेगमेंट एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से हम ट्राइंगल एरिया को माइनस कर देंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि जो सेगमेंट है वो सेक्टर का ही पार्ट है और सेगमेंट बनता है कॉर्ड और आर्क से। ए बी हमारी कॉर्ड है और ए बी आर्क को मिला के सेगमेंट बनता है। तो सेक्टर में से मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देती हूँ तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अब हमने एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने से पहले सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। अब फॉर्मूलाज रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपको हर फॉर्मूला के पीछे लॉजिक समझ आ गया है। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तब मैथ्स इजी लगने लगता है। अब हम रेडी हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखते हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब एक और क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में करो। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्लास 9 सीबीएसई के कंप्लीट चैप्टर्स और एक्सरसाइज यहीं मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं एक्सरसाइज 6.3 में जल्द ही। थैंक यू।